पेशेंट्स आते हैं जिनको डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, उनको ये एडवाइस दी जाती है कि अरे तुम स्ट्रांग बनो, ठीक हो जाओगे। एग्जैक्टली। तुमको क्या तकलीफ है जीवन में, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम ऐसे क्यों हो। इस तरह के लेक्चर दिए जाते हैं उनको। और पेशेंट खुद ये सोचता है कि हाँ मैं भी जानता हूँ कि मेरे जीवन में सब ठीक है, उसके बाद भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यही तो मेरी प्रॉब्लम है और यही कोई नहीं समझ रहा। पेशेंट आके रोते हैं हमारे सामने, बोलते हैं सर मेरे को यही सब बोलते हैं, जो मिलता है वो यही बोलता है कि सब तो तुम्हारे पास है, इतना अच्छा जॉब है, फाइनेंशियली सिक्योर हो, इतनी अच्छी फैमिली है तुम्हारी, सब बैकिंग है, फिर तुम ऐसा क्यों हो, निकलो बाहर से, घूमो फिरा करो, ये क्या। तो मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, मैं भी जानता हूँ मेरे पास सब चीज़ है, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मैं खुद इसके बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरा भी इच्छा होती कि मैं बाहर निकलूँ, जाऊँ घूमूं फिरूं, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता। हेलो एंड वेलकम। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर अक्सर सही जानकारी नहीं होने के कारण ये इग्नोर हो जाता है और अब तो ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए, इसको अच्छे से एक आम आदमी समझ सके, इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नितिन मलिक, जो कि साइकाइट्रिस्ट हैं और रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं। सर को तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिला चुके हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू नितिन जी। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, एक आम आदमी मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करे? देखिए सवाल बहुत अच्छा है आपका। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो सब लोग जानते हैं, सारे लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस है। मेंटल हेल्थ जे के ऊपर जहाँ आते हैं तो सबके लिए एक बड़ा एक वेग सा टर्म हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मनोरोग किसको बोलते हैं, इमोशनल हेल्थ क्या है, साइकेट्रिक हेल्थ क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है, और ये साइकेट्री और न्यूरोलॉजी दोनों अलग कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग सी हैं आम जनता के लिए। मेंटल हेल्थ को हम अगर समझना चाहें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से इसको समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक वैसे भी एक थोड़ा सा समझने में थोड़ा पेचीदा सा विषय है, कंफ्यूजिंग सा विषय है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे शरीर के बाकी अंग होते हैं, वैसे ही मस्तिष्क भी जो है वो शरीर का ही एक अंग है। आप ये मान सकते हैं कि भगवान ने हर किसी को एक मस्तिष्क दिया है। आप इसको एक कंपैरेटिव बेसिस में आपको समझाने के लिए बताऊं तो आप ये मान के चलिए कि जैसे भगवान ने हम सबको एक गाड़ी गिफ्ट में दी है, कार गिफ्ट में दी है, राइट, ठीक है। हर किसी की कार अलग अलग है, लेकिन हर किसी को एक कार मिली है गिफ्ट में, ये मान के चलिए हम हर किसी को एक मस्तिष्क मिला है गिफ्ट में, ओके। किसी की गाड़ी BMW है, किसी की गाड़ी वोल्वो है, किसी की गाड़ी मर्सिडीज़ है, किसी की गाड़ी में भी टोयोटा है, अलग अलग है, लेकिन हर किसी के पास एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी को हम ब्रेन बोल सकते हैं, ये एक ऑर्गन है, ठीक है। अब ये तो एक न्यूरोलॉजिस्ट के एस्पेक्ट से हम देखेंगे तो हम सिर्फ इस गाड़ी को देखेंगे और ये गाड़ी ठीक ठाक है कि नहीं हम इसको देखेंगे। लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस गाड़ी को नहीं देखेंगे, हम इस पूरी गाड़ी की ओनरशिप एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, ओके। हम इस गाड़ी को रखते हैं, हम इस गाड़ी को रोज चलाते हैं, हम इस गाड़ी में बैठते हैं तो हमें कैसा लगता है, ठीक है। हमारी फैमिली उसको एंजॉय करती है कि नहीं करती है। हम उस घर में रखते हैं जहाँ पे, जिस शहर में चलाते हैं, तो वहाँ की जो सड़कें हैं उसमें जो हम चलाने निकलते हैं तो क्या वो गाड़ी वहाँ पे हम चला के हमको मज़ा आती है कि नहीं आती। तो सिर्फ एक अच्छी गाड़ी रखने से नहीं हो जाता है, वो जो पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस उस गाड़ी को चलाने का होता है, वो जो है हमको उस गाड़ी का असली मज़ा देता है,
ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है हमारी गाड़ी बहुत अच्छी है, मान के चलिए कि हमारे पास एक रोल्स रॉयस है, बहुत अच्छी रोल्स रॉयस, लेकिन हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ कि हम उसको घर से बाहर ही नहीं निकाल सकते क्योंकि गलियाँ बहुत छोटी हैं। ठीक है, वहाँ निकालेंगे इधर उधर लग जाएगी, हम डर के मारे निकालते ही नहीं हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए किस काम की? ट्रू। तो हमारा उसको रखने का ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं है, हम रख के भी खुश नहीं है उसको, तो हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस खराब है। अब इसी गाड़ी को ब्रेन के मामले में समझिए, मेंटल हेल्थ के मामले में समझाता हूँ। ब्रेन तो सबको मिला है जी, ठीक है। अब इस ब्रेन को सब एस्पेक्ट्स में, सारे सब तरीकों से अच्छे से फंक्शन करना चाहिए। राइट। ना सिर्फ उसको आपने सारे काम करने चाहिए, जैसे आपके शरीर के सारे अंगों को संचालित करना चाहिए जो कि उसका काम है, उसके अलावा उसको आपके वातावरण में, आपके समाज में, आपको अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना, फील करना, आपको अपने एटमॉस्फेयर में प्रॉपरली जेल करना, मिक्स करना, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रॉपरली अपने ब्रेन के फंक्शन की वजह से होना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें सामंजस्य में अच्छे से होती हैं तो आपके जीवन का जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आपके इमोशंस अच्छे आते हैं, नॉर्मल हेल्दी इमोशंस आते हैं, और आपके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो एक प्लेजरेबल अच्छा एक्सपीरियंस होता है, नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो इस अच्छे और नॉर्मल एक्सपीरियंस को हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं, गुड मेंटल हेल्थ बोलते हैं, गुड इमोशनल हेल्थ बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं जो उस डिफरेंस को आपको क्लियर करना चाहूँगा कि एक साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मैं इस गाड़ी के ओनरशिप एक्सपीरियंस को देखना चाहूँगा एज ए साइकेट्रिस्ट। आपका गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस क्या है? ना सिर्फ आपकी गाड़ी ठीक से चल रही है, उसका क्लच ब्रेक सारी चीज़ें अच्छे से चल रहा है, बल्कि वो सब ठीक होने के बाद भी आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा है कि नहीं। आप गाड़ी को ठीक से चला पा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठ के संतुष्ट हैं, आप जब घर से निकलते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है उसको चलाने में, आपके आसपास के जो माहौल है, आपकी सड़कें उतनी चौड़ी हैं कि आप गाड़ी को चलाने में खुश महसूस करते हैं, तो ये आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा है कि नहीं। उसी प्रकार से एज ए साइकेट्रिस्ट मैं आपके आपके जो पूरा एक इमोशनल एक्सपीरियंस है जीवन का, आपका जो एक पूरा बिहेवियर का एक जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है कि नहीं, मैं उस चीज़ को एनालाइज करके और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको ठीक करने के लिए आपको सजेशंस दूंगा, या आपको अगर इलाज की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है तो मैं दवाई दूंगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है। एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं आपकी गाड़ी की खराबियों को ठीक करूंगा। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक खराब है, आपकी गाड़ी की क्लच खराब है, एक्सीलरेटर खराब है, मैं ठीक करूंगा। यानी आपके ब्रेन का कोई अगर कोई अंग खराब है, कहीं खून का थक्का जमा है, कहीं कोई कहीं मान के चलिए कि कहीं कोई किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया है, कहीं और कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है ना, और उसके बाद मैं वापस से आपके ब्रेन को नॉर्मल कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। लेकिन एज ए साइकेट्रिस्ट मैं आपके इमोशंस को, आपके इंटरेक्शंस को, आपके पूरे इस जीवन के एक इमोशनल एक्सपीरियंस को, बिहेवियरल एक्सपीरियंस को, उसको एनालाइज करके, और उसमें अगर कोई डिसफंक्शन है, उसमें अगर कोई खराबी है, भले ही हो सकता है आपका ब्रेन एकदम नॉर्मल हो, आपके ब्रेन में कहीं कोई खराबी नहीं हो, ब्रेन में कहीं कोई चोट नहीं हो, ब्रेन में कहीं कोई ट्यूमर नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी आपके जीवन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आप खुश नहीं महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, आप दुखी महसूस कर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आप एंग्शियस हैं। ठीक है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मैं यही सर, बहुत अच्छा आपने बात किया, ओवरऑल एक्सपीरियंस की जो बात कर रहे हैं। तो एक लाइफ अगर व्यक्ति देखे तो उन एक्सपीरियंस को मैं 1 2 3 4 या 5 6 जो भी करें, वो एक्सपीरियंस क्या क्या हो सकते हैं एक व्यक्ति के लिए जो अच्छे होने चाहिए, और वो कैसे डिफाइन करें कि वो खराब है, या जिनको हम शायद सिम्टम्स बोल सकते हैं। जी जी, देखिए, पहली बात तो ये समझना है कि मानसिक रोग या मानसिक बीमारियां जिनको बोली जाती हैं,
सिंपल भाषा में वो नॉर्मल ह्यूमन इमोशन जो रहता है उन्हीं के ही गड़बड़ियाँ रहती हैं। नॉर्मल ह्यूमन इमोशन हर इंसान महसूस करता है, उसमें कुछ खराबी नहीं है। हर इंसान में गुस्सा होता है, हर इंसान घबराता है, हर इंसान जो है दुखी होता है, हर इंसान खुश होता है। तो ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं जो हर इंसान में होने चाहिए। हम उसको असामान्य तब बोलते हैं जब ये इमोशंस जो हैं वो असामान्य रूप से कम हो, ज़्यादा हो या इनअप्रोप्रिएट हो। इनअप्रोप्रिएट का मतलब कि जहाँ हमें खुश होना चाहिए वहाँ हम दुखी हो रहे हैं, जहाँ हमें जितना खुश होना चाहिए हम उतना खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, जहाँ हमें दुखी होना चाहिए वहाँ हमें हंसी आ रही है। तो इनअप्रोप्रिएट इमोशंस जो हैं वो आना भी अपने आप में बीमारी का संकेत होता है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही या कोई इमोशन अगर अप्रोप्रिएट है भी तो वो बहुत अत्यधिक लंबे समय तक चल रहा है जितना समय उसे चलना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है, अब 2 महीना 3 महीना ग्रीविंग प्रोसेस होती है, आदमी दुख महसूस करता है, उसके बाद आंतरिक रूप से कमी महसूस होती है, लेकिन आदमी अपने जीवन में वापस लौटता है। अब अगर कोई इंसान उसके बाद भी साल भर तक जो है वो इतना दुखी महसूस कर रहा है कि वो अपना कोई काम नहीं कर पा रहा है और वो एकदम बिस्तर पकड़ लिया उसने दुख के मारे, तो हम इस दुख को अब एक नॉर्मल ग्रीविंग नहीं मानेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये एक डिप्रेशन की बीमारी हो गई इसको। तो दुख तो नॉर्मल था, उसका दुख होने का कारण भी था, उस इंसान उस पर्टिकुलर इंसिडेंस की वजह से इंसान को दुखी भी होना भी चाहिए था, लेकिन उसका दुख एक इनअप्रोप्रिएटली लंबे समय तक खिंचता जा रहा है और अब जो है वो उसमें डिसफंक्शन पैदा कर रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि वो जो इमोशन है वो उस इंसान को किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने बताया था उसके जीवन का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, अब उसका जो जीवन का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस जो है वो गड़बड़ा रहा है, अब वो डिसफंक्शन कॉज कर रहा है। डिसफंक्शन का मतलब अब वो अपने नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पा रहा है, उसको काम पे जाना चाहिए वो काम पे जाना बंद कर दिया, उसको दोस्तों से मिलना चाहिए उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, उसको अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए वो अपने परिवार से कट रहा है, अकेला रहना चालू कर रहा है। तो अब ये जो इमोशन है ये डिसफंक्शन कॉज कर रहा है, तकलीफ दे रही है। अब उसको रात में नींद नहीं आ रही है ना, अब उसको भूख नहीं लग रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है डिसफंक्शन कॉज कर रही। तो अब ये डिसफंक्शन जो है ये अपने आप में एक डिसऑर्डर या एक डिजीज का संकेत है कि ये अब एक मनोरोग हो रहा है और अब इस मनोरोग को इलाज की जरूरत है। वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। और मेंटल हेल्थ को लेके एक लोग इग्नोर करते हैं, मतलब जो आपने ये प्रॉब्लम्स बताए, ये सिम्टम्स दिखते हैं, दिखने के बावजूद लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या कुछ ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो शायद उतने अच्छे नहीं हैं, जिससे टेम्पररी रिलीफ के लिए वो कुछ करते हैं बट इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो आपके हिसाब से सर ऐसी मानसिकता क्यों है लोगों की, और अगर इसको इग्नोर करते रहे तो लंबे समय में क्या नुकसान हो सकते हैं लोगों को? देखिए, एक तो ये आपने सही कहा कि लोग जो हैं वो इग्नोर करते हैं, इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और इग्नोरेंट इन सिम्टम्स के पीछे होने के पीछे बहुत सारे सोशियो कल्चरल कॉजेज़ हैं अपने समाज में देखा जाए तो। एक सामाजिक मानसिकता ये है कि वो इस प्रकार के लक्षणों को, जिसको हम बोलते हैं ना यू ब्रश इट अंडर द कारपेट, आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, आप बोलते हैं कि ये तो है ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता, अरे ये क्या है। सो एक तो रीज़न ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस का ही एक बदला हुआ स्वरूप है। ओके। तो जब किसी को इस प्रकार की तकलीफ होती है तो उसको समझने में लोगों को देरी होती है। एक तो खुद इंसान को उसको समझने में देरी होती है, जिसको ये तकलीफ हो रही है उसको खुद को उस बात को समझने में देरी होती है कि उसको कोई तकलीफ हो रही है, और उसके साथ वालों को भी समझने में देरी होती है कि इस इंसान को कुछ परेशानी हो रही है या इस इंसान को जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि शारीरिक रूप से वो नॉर्मल है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और उसके व्यवहार में परिवर्तन उसके इमोशंस में परिवर्तन की वजह से आता है। और उसके इमोशंस में जब परिवर्तन आता है तो वो इतना धीरे होता है, इतना ग्रेजुअल होता है ओके। कि
इंसान जो है वो खुद उसको नहीं समझ पाता है और दूसरे भी जो है उसको समझने में समय लगता है। जैसे मैंने बताया, समझ तब आती है दूसरों को जब जाके डिस्फंक्शन होता है, जब ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन होगा, सोशल डिस्फंक्शन होगा, लाइफ में तकलीफें आएंगी उसकी वजह से, तब लोगों का ध्यान जाता है कि नहीं, ये इंसान पहले जैसा नॉर्मल नहीं है। ट्रू ट्रू, वेरी है ना, तब जाके उसका ध्यान जाता है। अब जहाँ तक सोशो कल्चरल नॉर्म्स की बात है, अपना समाज जो है वो हमेशा से ऐसे लोगों को या ऐसे इमोशंस जिनमें होते हैं या ऐसी बीमारियां जिनमें होती हैं उनको एक जिनको बोलते हैं ना कि इग्नोर करता आया है। ऐसी बीमारियों को ब्रश अंडर द कारपेट करते आए हैं। वैसा एटीट्यूड रहा है कि ये तो है ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली सर, हाँ, ये ऐसी कुछ चीजें हैं एक्सेप्टेंस ही नहीं होता कि acceptance ऐसी नहीं कोई है। ये चीज कोई डिसऑर्डर है, एग्जैक्टली ठीक हो जाएगा, चलता है, ऐसी अप्रोच देखी है। हाँ, यानी पेशेंट्स आते हैं जिनको डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, उनको ये एडवाइस दी जाती है कि अरे तुम स्ट्रांग बनो, ठीक हो जाओगे। एग्जैक्टली तुमको क्या तकलीफ है जीवन में, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम ऐसे क्यों हो। इस तरह के लेक्चर दिए जाते हैं उनको। और पेशेंट खुद ये सोचता है कि हाँ, मैं भी जानता हूँ कि मेरे जीवन में सब ठीक है, उसके बाद भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यही तो मेरी प्रॉब्लम है और यही कोई नहीं समझ रहा। पेशेंट आके रोते हैं हमारे सामने, बोलते हैं सर मेरे को यही सब बोलते हैं, जो मिलता है वो यही बोलता है कि सब तो तुम्हारे पास है, इतना अच्छा जॉब है, फाइनेंशियली सिक्योर हो, इतनी अच्छी फैमिली है तुम्हारी, सब बैकिंग है, फिर तुम ऐसा क्यों हो, निकलो बाहर से, घूमो फिरा करो, ये क्या। तो मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, मैं भी जानता हूँ मेरे पास सब चीज़ है, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मैं खुद इसके बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मेरा भी इच्छा होती कि मैं बाहर निकलूँ, जाऊँ, घूमूं फिरूं, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता और कोई समझ ही नहीं रहा है इस चीज़ को। तो ये जो प्रॉब्लम रहती है ना, हमारे समाज में एक एटीट्यूड है कि इसको इग्नोर करते हैं कि ये बीमारियां हो ही नहीं सकती। ये चीज़ जब तक कि किसी के साथ हो ना जाए या उनके नियर एंड डियर के साथ ना हो, तब तक इस चीज़ को एक्नॉलेज करने से लोग घबराते हैं, डरते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जबकि वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ह्यूमन ब्रेन, जैसे मैंने शुरू में बोला था, ह्यूमन ब्रेन एक ऑर्गन है, ब्रेन भी शरीर का एक ऑर्गन है। भाई जब आप डायबिटीज़ को एक्नॉलेज कर सकते हैं, है ना, कि वो चीज़ शुगर लेवल जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा है, ठीक है, पैंक्रियाज जो है वो शरीर का ऑर्गन है, आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, तो आप जो है ये क्यों नहीं एक्नॉलेज कर सकते कि ह्यूमन इमोशंस भी जो है वो ब्रेन से ही प्रोड्यूस होते हैं। भाई वो कहीं बाहर से तो आएंगे नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। भाई अगर मेरे जीवन में कुछ हुआ, ठीक है, मेरे को आप आके आपने खबर दी कि डॉक्टर साहब आपकी जो है वो 2 करोड़ की लॉटरी निकल गई है, तो अब मुझे एकदम से खुशी महसूस हुई। तो भाई जो मुझे खुशी महसूस हुई, मुझे कुछ महसूस हुआ, मेरे को एक आपने खबर दी, मेरे को कुछ महसूस हुआ, उस कुछ महसूस होने को हमने नाम दे दिया खुशी। अब ये जो मुझे कुछ महसूस हुआ, ये मुझे कुछ कैसे महसूस हुआ, कहीं बाहर से तो महसूस नहीं हुआ, मेरे ब्रेन के अंदर स्पेसिफाइड एरिया है, मेरे ब्रेन के अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ की ये संदेश गया, मेरे कानों ने सुना, वहाँ ये संदेश गया, उस एरिया ने इसको प्रोसेस किया, वहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस हुए, उस केमिकल चेंजेस ने मुझे एक पर्टिकुलर टाइप की मेरे शरीर में चेंजेस कराए और उस तरीके की जो मुझे एक फीलिंग दिलाई, उस फीलिंग का हमने नाम दे दिया खुशी। इसी प्रकार से कुछ और फीलिंग आती है जिसका नाम हमने दे दिया दुख, किसी और फीलिंग का नाम हमने दे दिया गुस्सा, किसी और फीलिंग का नाम हमने दे दिया एंजाइटी। लेकिन ये सारी फीलिंग्स आ कहाँ से रही हैं? ब्रेन के अंदर स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ पे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और वो बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से फीलिंग्स जनरेट होती हैं। अब जब ऐसे हिस्से हैं दिमाग में और जहाँ की कुछ स्पेसिफाइड चेंजेस होने की वजह से ऐसे इमोशंस होते हैं, तो आप सोचिए कि क्या ब्रेन के वो हिस्सों में या उन केमिकल चेंजेस में कभी गड़बड़ी नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती। जब पैंक्रियाज में गड़बड़ी आ सकती है और इंसुलिन कम बन सकता है और उससे डायबिटीज हो सकती है किसी भी हेल्दी इंसान को, तो ब्रेन के इन हिस्सों में केमिकल चेंजेस में गड़बड़ी होने की वजह से क्या इमोशंस में गड़बड़ी नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। ब्रेन भी एक ऑर्गन है और यही चीज दिमाग के उन हिस्सों में होती है। तो या तो उन केमिकल के बैलेंसेस जो है वो गड़बड़ाते हैं, इम्बैलेंस होता है,
उसकी वजह से आपको जो इतने इमोशंस फील होने चाहिए या तो नहीं होते हैं, या एबनॉर्मल इमोशंस फील होते हैं जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, या इनअप्रोप्रिएट इमोशंस फील होते हैं, जो इमोशंस फील नहीं होने चाहिए जिस जगह वहाँ वो इमोशंस फील होते हैं, या फिर बहुत लंबे समय तक वो इमोशंस फील होते हैं जब तक आपको नहीं फील होने चाहिए तो भी होते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं। और उन इमोशंस, जब वो इमोशंस फील होते हैं तो हमारा पूरा ब्रेन और हमारी पूरी बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। पूरे चेंजेस देखिए क्या है, ये इमोशंस जो है ना, ये एक आंख के सामने लगे काले चश्मे जैसे हैं, ठीक है। हमारे आंख के सामने रंगीन चश्मा लगा है तो दुनिया हमें उसी रंग में रंगी दिखती है। दुनिया वैसी नहीं है। अगर हम मेनिया में हैं, हमारे अंदर खुशी का इमोशन जनरेट हो रहा है, हमको दुनिया रंगीन दिखती है, हमको सब बढ़िया बढ़िया दिखता है, हमको सब एकदम खूब खर्चे करने की इच्छा होती है, खूब बात करने की इच्छा होती है, हमें बहुत खुशी होती है ना। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। हम जब डिप्रेशन में हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है उसमें कुछ नहीं बचा, हम मर जाएं, अगला दिन भी जो है इस लायक नहीं है कि हम जिंदा रहें। वेरी वेरी ट्रू। ये हमारे इमोशंस का रंगीन चश्मा है जो आँख के सामने लगा है, उसकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और इसको हम मानसिक बीमारी बोलते हैं। इतनी सिंपल सी चीज़ है, लोग इस बात को समझते नहीं हैं और इसीलिए जो है ये टैबू आता है। और इसलिए जो है जब जिस इंसान को बीमारी होती है उसके साथ जो है एक प्रकार से ऐसा व्यवहार किया जाता है जो कि सही नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए लेट होते हैं इलाज कराने में, ऐसे समय में इलाज कराने आते हैं जहां पानी सर के ऊपर निकल गया होता है, इलाज कराने में देरी होती है। तो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ पहले बहुत आराम से मैनेज हो सकती है उसको मैनेज करने में टाइम लगता है। और फिर उसके बाद एक लेवल और लग जाता है कि मनोरोग का इलाज बहुत लंबा चलता है, मनोरोगी कभी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि और ये चीज़ कोई समझता नहीं कि इलाज के लिए आप जब तक लाए हैं तब तक पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है ऑलरेडी, इतना लेट हो चुके हैं, तो इलाज तो उसको कंट्रोल करने में समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज करने की ज़रूरत है। समाज में हो रही हैं चेंजेस, ऐसा नहीं है। पहले के मुकाबले आज के ज़माने में, मैं अपने एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं और वो भी शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब उन्होंने प्रैक्टिस चालू करी होगी, पेशेंट देखने चालू करे होंगे, तब से लेके आज तक में बहुत चेंज है। तब से लोगों के अवेयरनेस में बहुत चेंज आया है, लोगों का एक्नॉलेज करना है कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके इलाज लेने में लोग बहुत सामने आ रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस तो हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है, बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है। सर ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि सिम्टम्स क्या होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इसमें लगी कि एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक बीमारी है, क्योंकि जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक इलाज चालू नहीं होगा। सर इसको अगर मैं इग्नोर करते आ रहे हैं जो लोग, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इग्नोर करने के? हाँ, देखिए कोई भी बीमारी, जैसे मैंने बताया ना, मेंटल इलनेस को पहली बात तो किसी भी अन्य बीमारी से अलग ना समझें। एक संदेश तो मैं देना चाहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे आप बीपी को इग्नोर करते हैं तो उसके डिवास्टेटिंग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे आप शुगर को इग्नोर करते हैं उसके डिवास्टेटिंग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से अगर आप मेंटल इलनेस को इग्नोर करते हैं तो उसके भी डिवास्टेटिंग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब आप किसी भी मानसिक रोग को इग्नोर करेंगे, मनोरोग जो है अन्य रोगों से थोड़ा सा अलग इस तरीके से है कि ज़्यादातर मनोरोगों के शारीरिक रूप से एकदम से होने वाले इतने डेट्रीमेंटल या खराब इफेक्ट्स नहीं हैं। आदमी जो है उसकी वजह से बिस्तर में नहीं पड़ जाता है, उसकी वजह से उसको किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, कोई बुखार नहीं आता है, उसको किसी प्रकार की और कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है, या वो उसके कोई एकदम से होने वाले जानलेवा इफेक्ट्स नहीं हैं। और शायद इसी वजह से इग्नोर भी होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग इसी वजह से इग्नोर भी होता है, क्योंकि इंसानी साइकोलॉजी ऐसी है कि कोई भी इंसान कोई भी काम, मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, खासकर नशा मुक्ति वाले पेशेंट्स को बोलता हूँ कि कोई भी इंसान का मोटिवेशन तभी आता है जबकि सिर्फ 2 फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, सिर्फ या तो लालच या डर।
इंसानी मोटिवेशन सिर्फ दो ही चीजों से होता है। I आप agree. कोई कुछ भी बोल ले, 100% आप agree. उसको नीचे जाते आइए, उसके अंत में या तो लोभ मिलेगा या डर मिलेगा, इसके अलावा दूसरा कोई इमोशन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से इलाज कराने में भी, मानसिक रोग का इलाज कराने में भी, क्योंकि उस समय लोभ या डर वो बहुत देर से आता है, इसलिए इंसान इलाज कराने में भी देरी करता है। क्योंकि शारीरिक रूप से कोई तकलीफ नहीं होती है तो कोई डर नहीं आता, ठीक है। और उस इंसान को इतनी धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है कि, और एक चीज और खासियत रहती है मानसिक बीमारियों की, कई बीमारियों में ऐसी रहती है मानसिक बीमारियां, आधी मानसिक बीमारियां, साइकोटिक इलनेसेस खासकर, उसमें एक और खास सिम्टम रहता है जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ इंसाइट। लॉस ऑफ इंसाइट का मतलब होता है कि ये समझ कि मुझे तकलीफ है और मुझे इलाज की जरूरत है, ये समझ जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये समझ खत्म होती जाती है। ओके। तो जैसे किसी शारीरिक बीमारी में होता है कि इंसान बीमार होता है, अब मुझे अगर कहीं दर्द हो रहा है तो मुझे पता है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे इलाज लेना है, मुझे गोली खाना है, मुझे रेस्ट करना है, डॉक्टर के पास फॉलोअप में जाना है फिर से। तो ये जो समझ होती है कि मुझे अपना टेक केयर करना है, मुझे तकलीफ है, इसको बोलते हैं इंसाइट। अब इन बीमारियों की खासियत ये है साइकोटिक इलनेसेस की कि इसमें लॉस ऑफ इंसाइट हो जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, सिम्टम है, तो इंसान बीमार तो है लेकिन उसको खुद को ये समझ खत्म होती जा रही है कि वो बीमार है, तो इसलिए वो स्वयं आने से मना करता है। जब वो स्वयं आने से मना करता है तो जब तक उसकी तबीयत इतनी खराब नहीं हो जाती है कि दूसरों को लगता है कि नहीं भैया इसका तो इलाज कराना जरूरी है, तब तक दूसरे भी उसको बोलते हैं चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको ठीक है कुछ दिन और देख लेते, कुछ दिन और देख लेते। तो जैसे मैंने बताया कि इंसानी इमोशन ही ऐसा है कि लोभ या लालच की जरूरत है कोई भी काम करने के लिए। तो जब तक लोगों को डर नहीं लगने लगता, ठीक है ना, जब डर आने लगता है उसके व्यवहार से, उस इंसान जिसकी लॉस ऑफ इंसाइट हो गई है और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई है, तो वो जब उत्पात मचाने लगता है और जब लोगों को डर लगने लगता है तो वो डर जो है एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि उसको जाके इलाज करो। या फिर किसी को ऐसा लगता है घर में कि इसके इलाज कराने की जरूरत है, बीमारी इतनी बढ़ गई है, तो फिर इलाज कराने लाते हैं। देखिए इस वजह से देरी होती है, और जब देरी होती है तो फिर सारी प्रॉब्लम्स चालू होती हैं, ठीक है। तो एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक बीमारी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक बीमारी है। जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी जो है इलाज हो पाएगा और उतनी जल्दी मरीज भी इम्प्रूव हो पाएगा, उसकी तकलीफ कम होगी, दूसरों की तकलीफ भी कम होगी। सर सल्यूशन पे चलने से पहले मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। 3 टर्म्स का इस्तेमाल आजकल बड़ा आम हो गया है यूज़ करना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, राइट। और एज अ काउंसलर मैं देखता हूँ कि आम भाषा में यूज़ होने लगा है, ये डिप्रेस्ड है, इसको बहुत स्ट्रेस है। तो आपसे सर मैं जानना चाहूँगा कि ये तीनों सेम हैं, तीनों अलग हैं, और कैसे एक आम आदमी आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ मैं एक एंग्जाइटी से गुजर रहा हूँ, या मुझे स्ट्रेस है, या मुझे सही में डिप्रेशन है। और क्या इसके एंग्जाइटी से पहले एक सैडनेस भी हम यूज फील करते हैं, ये चारों अलग अलग हैं तो कैसे अलग अलग है? देखिए आपका सवाल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। देखिए ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन इमोशंस हैं जी, ठीक है, ह्यूमन इमोशंस हैं। स्ट्रेस हम अगर एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं एक्सप्लेन करूं तो स्ट्रेस हम उस चीज़ को बोलते हैं, हम उस कंडीशन को बोलते हैं उस इंसान की जो कि उसकी नॉर्मल से हटके है, तो स्ट्रेस में है, ठीक है। जैसे हम मान के चलिए कि हमने एक रबर बैंड को रखा हुआ है, अब हम एक रबर बैंड जो है, ठीक है, वो हमने तान के रखा हुआ, वो उसकी मान के चलिए वो उसकी नॉर्मल पोजीशन है, मान के चलिए तना हुआ रबर बैंड है। अब हम उसको इस तरफ खींचेंगे तो भी वो स्ट्रेस में है, हम उसको इस तरफ खींचेंगे तो भी वो स्ट्रेस में है। तो अकॉर्डिंग टू अ साइकियाट्रिस्ट हमारे हिसाब से स्ट्रेस एक नेगेटिव टर्म नहीं है। ओके, स्ट्रेस इज अ सिचुएशन जिसमें कि आप अपने नॉर्मल से हट जाते हैं, ठीक है।
तो इट कैन बी समथिंग जो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव हो रही है, वो भी स्ट्रेस है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपने आके मुझे बोला कि मेरी 2 करोड़ की लॉटरी निकल गई है, तो नाउ ये एक हैप्पी इवेंट है, बट देन ये भी मेरा हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है, बिकॉज ये भी मेरे लिए स्ट्रेस है। ओके। सो किसी के घर में शादी हो रही है, वो भी उसके लिए स्ट्रेस है, हैप्पी इवेंट है बट स्ट्रेस है। नेगेटिव इवेंट्स तो सब लोग जानते हैं कि नेगेटिव इवेंट स्ट्रेस होते हैं, बट पॉजिटिव इवेंट्स भी स्ट्रेस होते हैं। ओके। स्ट्रेस किसी भी ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जो कि आपको आपके नॉर्मल से डेविएट करता है, हटाता है, वो स्ट्रेस होता है। ठीक है। अब वो एंजाइटी उस स्टेट ऑफ माइंड या उस स्टेट ऑफ माइंड और उसके रिस्पॉन्स में जो स्टेट ऑफ बॉडी जो आती है, उसको बोलते हैं, जो कि स्ट्रेस की वजह से आती है। स्ट्रेस वो इवेंट हुआ, उसकी वजह से आपने जो आपके अंदर जो फीलिंग जनरेट हुई, राइट, ठीक है, आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है, उस फीलिंग को हम एंजाइटी बोलते हैं। ठीक है। और उस फीलिंग के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कई बार हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी धड़कन बढ़े, आपके हाथ थोड़े से कांपें, आपका मुंह थोड़ा सूखे। ठीक है। तो इस प्रकार की जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन को हम एक एंग्शियस सिचुएशन बोलते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान को हो सकती है। हम एग्जाम देने जाते हैं, वाइवा फेस करने जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, हमको ये सिम्टम्स आते हैं। मैंने बताया ना, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, ये कोई भी फील कर सकता है, ये बीमारियां नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशन से बीमारी नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन से निकलने के बाद ये खत्म हो जाता है। जब हमारा रबर बैंड वापस अपने नॉर्मल जगह पे आ गया, स्ट्रेस खत्म हो गया, हमारी एंग्जाइटी वापस नॉर्मल आ गई, हम नॉर्मल फील कर रहे हैं, हमारी घबराहट खत्म हो गई, हमारे हाथ कांपने बंद हो गए, हमारा मुंह सूखना बंद हो गया, हम नॉर्मल हो गए, हम उस बात को भूल गए। तो ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशन था। राइट। ठीक है। और नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस कई बार हेल्पफुल होते हैं। एंग्जाइटी इज नॉट ऑलवेज बैड। ठीक है। थोड़ा सा एंशियस होना हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, हमें ज़्यादा अलर्ट बनाता है, ज़्यादा अवेक बनाता है, ज़्यादा अराउज्ड बनाता है, हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, हम ज़्यादा, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो थोड़ा एंशियस होना अच्छी बात है। अच्छा, ये एक बड़ा हमने जाना कि एंग्जाइटी को हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने बताया ना, आप अगर एकदम टोटली विदाउट एंग्जाइटी है किसी भी एग्जाम में, तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। आपको थोड़ा एंशियस होना जरूरी है, तभी आप ज़्यादा अराउज रहेंगे, ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, आपका माइंड ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करेगा, आपका रिकॉल एबिलिटी बढ़ जाएगी। ज़्यादा एंशियस होने का खराब था। इसी प्रकार से डिप्रेशन पे आए, आपने तीसरी टर्म यूज करी थी, डिप्रेशन। डिप्रेशन भी एक ह्यूमन इमोशन है जिसमें सैडनेस एसोसिएटेड है। ओके। डिप्रेशन में जो इमोशन आता है वो दुख का इमोशन आता है। ठीक है, आप उसमें लो फील करते हैं जी। ठीक है, उसमें आपको जो इमोशन फील होता है वो दुख का इमोशन, लोनेस का इमोशन फील होता है। ठीक है, ये अलग अलग लेवल्स का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना लो फील कर रहे हैं। राइट फ्रॉम एक बोरियत की फीलिंग, एक खालीपन की फीलिंग से लेके, जिसको हम ब्लूज बोलते हैं, वहां से लेके बहुत सीवियर डिप्रेशन कि इतना आदमी एकदम इतना उसको सैड फील हो रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, यानी यहाँ तक का हो सकता है, अलग अलग लेवल्स का हो सकता है। लेकिन डिप्रेशन के साथ एक सैडनेस एसोसिएटेड है। ठीक है, एंग्जाइटी के साथ घबराहट एसोसिएटेड। ठीक है, डिप्रेशन के साथ सैडनेस एसोसिएटेड। जैसे मैंने बताया ना, डिप्रेशन भी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, ये भी किसी इवेंट स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हो सकता है। अब अगर कोई नेगेटिव स्ट्रेस हुआ, मान के चलिए कि आपके स्पाउस की डेथ हो गई, उसके रिस्पॉन्स में आप सैड फील कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो ये उस समय इमीडिएटली, उस समय कुछ दिनों तक इस तरह की फीलिंग आनी एक नॉर्मल बात है, होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस ग्रीफ से बाहर आते हैं, और उस ग्रीफ से बाहर आने के बाद आपका ये इमोशन भी कम होके खत्म हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह की फीलिंग्स आनी नॉर्मल है। आपको जज करना पड़ता है कि वेदर ये इमोशन जो है उस जिस इंसान में हो रहा है वो अप्रोप्रिएट इमोशन है,
जिस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हो रहा है तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उतने समय तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर वो अप्रोप्रिएट है तो वो नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। वेरी वेल एक्सप्लेन सर। अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। हमने इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। सॉल्यूशन के अप्रोच क्या होने चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा मिथ है सर जब सॉल्यूशन की बात आती है। लोग सिंपल सजेशन देने से लेके डॉक्टर तो खैर आखिरी में ही आता है, डॉक्टर के पास जाने, जब सब जगह से आदमी हार जाता है। सॉल्यूशन की अप्रोच क्या होनी चाहिए सर इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए? देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन जो रहता है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन हम तब ढूंढते हैं जब हम एक्नॉलेज करते हैं कि प्रॉब्लम है। पहला स्टेप इज एक्नॉलेज। पहले स्टेप है कि हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो है, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आगे, क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि एक्नॉलेज कर लिया गया कि प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब हम एक्नॉलेज कर लेते हैं कि प्रॉब्लम है, हम सॉल्यूशंस ढूंढना चालू करते हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन जो है वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही इन्वॉल्व हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये ह्यूमन इमोशंस, ये टोटल एक लाइफ एक्सपीरियंस की बात है। ठीक है, आदमी के व्यवहार की बात है, उसके पूरे इमोशनल वेलबींग की बात है, उसके पूरे लाइफ एक्सपीरियंस की बात है। सो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधे आप डॉक्टर के पास पहुँचें। ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत ये है कि टाइमली एक्नॉलेज किया जाए कि प्रॉब्लम है, टाइमली हेल्प की ज़रूरत होती है। ओके, पहला स्टेप ये है कि एक्नॉलेज किया जाए कि प्रॉब्लम है। हाँ, और उसको हेल्प मिलनी चाहिए। हेल्प कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम होम। ठीक, घर वालों से चालू हो सकती है ना। घर वाले एक्नॉलेज करें, उसको वो वातावरण दें कि जिससे वो इमोशनली स्ट्रांग हो, अपनी प्रॉब्लम्स को वो कोप अप कर पाए, यहाँ पे वहाँ से बाहर आ पाए। यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूँगा। आपने घर वालों की हेल्प की बात करी। जी जी, बट घर वाले हेल्प को ना एडवाइस की तरह देते हैं। हाँ, क्या वो सही है या वो प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। फैमिली का जो एडवाइस रहता है, फैमिली का कई बार जो एटीट्यूड रहता है, जैसे मैंने बोला कि फैमिली से स्टार्ट होता है, एंड फैमिली का एटीट्यूड सपोर्टिंग होना चाहिए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं रहता है कि आप उनको एडवाइस दो, बिकॉज आपको ये मान के चलना है कि आप जब पेशेंट को एडवाइस देते हैं तो आप कहीं ना कहीं पेशेंट की एक तरह से बोल सकते हैं कि आप उसकी ईगो के साथ प्ले कर रहे हैं, आप उसकी ईगो को हर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जान लीजिए कि पेशेंट को अभी एक बीमारी है, उस बीमारी की वजह से वो इमोशनली कॉम्प्रोमाइज्ड फील कर रहा है, वो अभी बाहर नहीं निकल पा रहा, वो मान के चलिए उसको डिप्रेशन है, तो वो काम नहीं कर पा रहा है, रो रहा है या फिर नेगेटिव इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दिमागी रूप से किसी प्रकार से मंदबुद्धि है या वो अपने काम करने के काबिल नहीं है। तो आप अगर उसको इस प्रकार के लेक्चर देते हैं, अरे यार तुम कैसे हो गए हो, और तुम तो यार इतने स्ट्रांग इंसान हो, और तुम तो कर सकते हो, बिल्कुल बाहर निकलो करो, आप इस प्रकार की बातें बोल के आप उसकी ईगो को ठेस पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं कर सकता हूँ, उसकी काबिलियत है और वो करेगा भी। जब उस बीमारी से बाहर निकलेगा तो उतनी ही पेशेंसी से करेगा। उसको आज इस प्रकार के लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, उसको सहारे की ज़रूरत है। उसको सिर्फ एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि उसको समझे कि उसको प्रॉब्लम है, उसकी बात को सुन ले और सिर्फ एक सपोर्ट के रूप में दे, एडवाइस के रूप में नहीं, एक सपोर्ट दे। उससे पूछे कि उसको क्या चाहिए, ठीक है ना, और उसके हिसाब से फिर उसको सपोर्ट दे। इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। फैमिली के इमोशंस जो रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। इसको हम एक्सप्रेस्ड इमोशंस बोलते हैं। फैमिली के जो इमोशंस रहते हैं, कई बार इमोशंस जो रहते हैं फैमिली के, दोनों ही प्रकार से जो इमोशंस रहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस या बहुत अत्यधिक पॉजिटिव इमोशंस, दोनों ही चीज़ पेशेंट के इम्प्रूवमेंट में गड़बड़ होती है। कई फैमिली वाले आते हैं जो कि इतने ज़्यादा ओवर केयरिंग हो जाते हैं पेशेंट को लेके
कि उससे भी पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होता। ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है, पेशेंट को आपको ऐसा ट्रीट करना है जैसे कि वो पहले नॉर्मल था, उसको वो एटमॉस्फेयर दीजिए, उसको वो कॉन्फिडेंस दीजिए कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा हम करते हैं कि तुम आज भी वैसे ही कॉन्फिडेंट हो, है ना, तुम आज भी वैसे ही केपेबल हो, आप हमको तुम्हारे ऊपर वैसे ही कॉन्फिडेंस है ना, तुमको क्या सपोर्ट चाहिए तुम बताओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। उसको पूछिए, उससे बात करिए, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करिए, उसको ना अनड्यू एडवाइस दीजिए, ना अनड्यू केयर करिए उसकी, बहुत इम्पोर्टेंट दोनों ही चीज़। सर। ठीक है। फैमिली सपोर्ट में एक और चीज़ आती है, एक और गलती होती है कि हम जज करने लगते हैं सामने वाले। बिल्कुल। तो क्या ये भी नुकसानदायक होता है लंबे समय में, इलाज में खास तौर पे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है। मैंने जैसे बताया ना, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का इमोशन, ठीक है, जो कि उस इंसान को की ईगो को ठेस पहुंचाता है, ठीक है, भले ही वो जजमेंट जैसा इमोशन ही क्यों ना हो, जजमेंट जैसी चीज़ क्यों ना हो, ठीक है, जब आप उसको नेगेटिवली जज कर रहे हैं, ठीक है, आप इस प्रकार के जजमेंट पास कर रहे हैं, अरे ये तो लेजी हो गया है, ये बहुत होता है सर, बहुत बार देखा गया है ऐसा। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि उसको किस वजह से है, आपने बोल दिया अरे ये तो बहुत बहुत लेजी हो गया आजकल, कुछ काम नहीं करता, बस सोता रहता है ना। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की वजह से उसका दिमाग उसके शरीर को अलाउ ही नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, वो नहीं चाहता ऐसा रहना, वो खुद इससे निकलना चाहता है, उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, वो अगले दिन ठीक होना चाह रहा है, उसकी इमोशनल स्टेट ऐसी है, और आप उसके ऊपर ऐसा जजमेंट पास कर रहे हैं कि तो लेजी हो गया। तो ये चीज़ें उसके लिए कितनी डेट्रीमेंटल है, आप उस बात को समझें, फैमिली को इस बात को समझना चाहिए कि इस प्रकार की बातें बोल के आप उसके डिप्रेशन को बढ़ा रहे हैं, आप उसके डिप्रेशन को ठीक होने में किसी प्रकार से हेल्प नहीं कर रहे, आप बढ़ा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर दी फैमिली सर। मतलब एक हिस्सा तो फैमिली सपोर्ट से ही ठीक हो सकता है। बिल्कुल। राइट। अब बात आते हैं सर दवाइयों की। मेडिसिन्स क्या रोल प्ले करती हैं, कब इस इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है कि मेडिसिन्स लेना ज़रूरी हो गया, कैसे पहचाने व्यक्ति? देखिए, एक 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 जनरल गाइडलाइन मैं पब्लिक के लिए देना चाहूँगा, जनरल गाइडलाइन, ठीक है, जिसको फॉलो करना चाहिए। मेडिसिन्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब ए सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, दूसरा बायोलॉजिकल फंक्शंस आर इफेक्टेड। ये दो चीज़ें का ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो इमीडिएटली आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़नी चाहिए, तब आपको बाकी इंटरवेंशंस को छोड़ के आपको साइकेट्रिस्ट के पास इमीडिएटली आना चाहिए। अब इनका मैं डिटेल में विस्तार से मतलब समझा देता हूँ। सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन का मतलब है कि जो वो इंसान नॉर्मल रूप से सोसाइटी में जो फंक्शन करता है और जो कामकाज के रूप में जो नॉर्मली फंक्शन करता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल मतलब उसका कामकाज, सोशियो मतलब उसकी जो सोसाइटी, तो जैसे सोसाइटी में उसका रोज़मर्रा का उसका जो रूटीन था कि वो रोज़ जाता था, शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमता था, ठीक है, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था, हम उसमें डिसफंक्शन देख रहे हैं, हम उसमें तकलीफ देख रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि वो आजकल नहीं कर रहा है, उससे उसने मुंह मोड़ लिया है या अत्यधिक कर रहा है। दोनों ही चीज़ें। पहले उसका नॉर्मल ये नहीं था कि वो जो है वो जाके 25 लोगों से रोज मिले, पहले वो उसकी नॉर्मल पर्सनालिटी ये है कि वो उसके 2-4 दोस्त हैं उनके पास जाता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वो रोज़ सवेरे 5 बजे निकल जाता है और वो 25 लोगों से मिलता है, मंदिर भी जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाके वहाँ पे अटेंड कर रहा है, तो ये भी डिसफंक्शन है, उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं है ये। अब ये इसमें बात में मत खुश होइए कि हमारा बच्चा जो है बहुत आजकल एकदम बढ़िया हो गया एकदम, है ना, ये भी डिसफंक्शन है, ये भी डिसफंक्शन की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन में दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पेशेंट जो है वो पहले जो काम करता था आजकल नहीं जा रहा है काम करने, बंद कर दिया उसने काम करना, लीव पे बैठा है जिसका कोई फिजिकल रीज़न नहीं है, कोई ऐसे शारीरिक कारण नहीं है, घर में छुट्टी लेके बैठा हुआ है, उसका काम करने का मन नहीं है, काम पे नहीं जा रहा, या इतने ज़्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स कर रहा है, ठीक है,
बिजनेस नॉर्मल उसका मान के चलिए कि उसकी एक किराना दुकान थी, अब उसने मार्केट से जो है 20 लाख रुपए लेके उसने एक ऐसे धंधे में इन्वेस्ट कर दिए हैं जो कि जिसका उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो ये भी ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन है, ठीक है। उससे पूछ रहे हैं, बोलता है कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। फिर और कहीं से उसने जो है और पैसे लेके फिर और कहीं इन्वेस्ट कर दिए, और दूसरा धंधा खोल दिया जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और किसी की नहीं सुन रहा है। आप बोल भी रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहा, तो ये भी ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन है। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑल्टर्ड का मतलब है कि जो नॉर्मल रूटीन फंक्शंस रहते हैं शरीर के, बायोलॉजिकल फंक्शंस, सोना, खाना पीना, ये सब अगर ऑल्टर होने लगे इंसान के, आपकी नींद कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जल्दी उठने लगे, रात में सोने में तकलीफ हो रही है, रात में कई बार नींद बीच में खुल रही है, डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, डॉक्टर के पास जाइए। बहुत ज़्यादा खाने लग रहे हैं, डॉक्टर के पास जाइए। सेक्सुअल लाइफ आपकी अगर डिस्टर्ब हो रही है, इच्छा नहीं हो रही है बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाइए। यही सब चीज़ों में अगर अत्यधिक भी हो रहा है, सब चीज़ों में रिवर्स, नॉर्मल से हटके, डॉक्टर के पास जाइए। ये सब उस कंटेक्स्ट में है जबकि इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। मैं ये सब बोल रहा हूँ, आपने सवाल पूछा था कि डॉक्टर के पास कब जाना है जी। हम ये मान के चल रहे हैं कि पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, हम उसको घर में सपोर्ट दे रहे हैं, दूसरे सपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद अब ये सिम्टम्स भी आने लग गए हैं, ठीक है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने में देरी नहीं करना चाहिए। बीमारी उस हद से ज़्यादा हो गई है कि अब आप उसको ऐसे ही हैंडल कर सकें, अब उसको दवाइयों की ज़रूरत है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर चालू हो गया है। पेशेंट जो है ऐसे काम कर रहा है जैसे नशे का इस्तेमाल कर रहा है अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए नशे का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अपने एग्रेशन जो है उसको इतना ज़्यादा हो गया है कि वो नशा लेना चालू कर रहा है, किसी की नहीं सुनता। डॉक्टर के पास जाने में देरी मत करिए। तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी अगर बढ़ रहा है उसका बहुत ज़्यादा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है। कोई और कोमॉर्बिडिटी हो, कोई और ऐसी साथ में बीमारी हो जो कि उस इंसान को है, जैसे मान लीजिए उसको साथ में डायबिटीज़ है, उसको साथ में हाइपरटेंशन है, ठीक है, और वो अपनी उस बीमारी की ओर ध्यान देना उसने बंद कर दिया है क्योंकि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो मेनिया में है, क्योंकि वो साइकोटिक हो गया है, इसलिए अब उसने अपनी उस बीमारी, उसको इंसुलिन लगना चाहिए दिन में 3 बार, अब उसने वो लगा ही नहीं रहा इंसुलिन, केयरलेस हो, क्योंकि वो मेंटली इतना अपने आप को डिस्टर्ब पा रहा है कि वो किसी की नहीं सुन रहा है। तो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि बाकी सिम्टम भी आए, हमको उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए कि नहीं, इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको मेडिसिन दिलवा के ठीक करना है, ठीक है ना। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि इस्तेमाल करने से 90% ऑफ पेशेंट्स टाइमली जो है डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया जनरल गाइडलाइंस की कब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, ये सवाल आ रहा है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन से डॉक्टर के पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पेसिफिकली पता होता है फीमेल्स को कि गायनेक के पास जाना है, राइट, फॉर दिस डिजीजेस हु इज द स्पेसिफाइड पर्सन, कौन स्पेशलिस्ट है? देखिए, बहुत 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 ही अच्छा सवाल आपने किया है, और आपने एक साइकियाट्रिस्ट से ये सवाल किया है। तो देखिए, इसको लेके भी बहुत बड़ा टैबू है हमारे समाज में, कि साइकियाट्रिस्ट के पास जो है वो जाने से पहले लोग जो है वो अमूमन हर किसी के पास होके आते हैं। इवन हमारी मेडिकल फैटर्निटी में तो हर किसी के पास तो होके आते ही हैं, उसके अलावा जितने हैं यानी बाकी पैथीज वालों के पास भी होके आते हैं, नॉन पैथी वालों के पास भी होके आते हैं। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में बैगा, गुनिया, ये वो सबके पास होके आते हैं, और उसके बाद लास्ट में हमारा नंबर आता है साइकियाट्रिस्ट का। सो अगर आप पूछें किसके पास जाना चाहिए, कौन स्पेशलिस्ट है, तो नेचुरली साइकियाट्रिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट होता है इमोशनल डिसऑर्डर्स का को ट्रीट करने का। बिकॉज एक साइकियाट्रिस्ट जो है उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि वो, जैसे मैंने बताया ना, इमोशनल वेलबींग के ट्रीटमेंट को प्लान करने की,
मैं ये नहीं बोलता कि एक साइकेट्रिस्ट जो है वो सारे इमोशनल वेलबींग के हर एस्पेक्ट का ट्रीटमेंट अकेले कर सकता है, नहीं। साइकेट्रिस्ट जो है वो इमोशनल वेलबींग के ट्रीटमेंट को प्लान करता है, उसको चार्ट आउट करता है। उसका मेडिकल एस्पेक्ट जो है वो साइकेट्रिस्ट देखता है, और बाकी एस्पेक्ट्स जो है उसके लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स होते हैं, और बाकी और लोग भी रहते हैं। पेशेंट की नीड के अनुसार, उसकी प्रॉब्लम के अनुसार उसको आइडेंटिफाई करके, उसको प्लान करके, और दूसरी चीज़ें भी साथ में इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। तो एक साइकेट्रिस्ट जो है वो एक टीम वर्क को यूज़ करते हुए पेशेंट के ट्रीटमेंट को प्लान करता है। ऑथराइज तो एक साइकेट्रिस्ट है। जहाँ तक वैसे ट्रीटमेंट की बात है, या मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है, या मेडिसिन लिखने की बात है, देखिए मेडिसिन लिखने के लिए तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप एक MBBS हैं तो आप एक मेडिसिन लिख सकते हैं, बट यू हैव टू बी एन MBBS। कोई भी नॉन MBBS जो है वो मेडिसिन नहीं लिख सकता, क्योंकि ये मेडिसिन जो हैं वो बहुत शेड्यूल्ड मेडिसिन हैं, और मेडिसिन जो है इनको प्रिस्क्राइब करने के लिए यू बी ए बेसिक MBBS, तभी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी लिखना, इन मेडिसिन को लिखना अनलॉफुल है, और उनको मेडिसिन को नहीं लिख सकते। बाकी थेरेपीज वगैरह करने के लिए आपको विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, दे आर ट्रेंड इन दैट वे कि वो पेशेंट्स को हैंडल कर सकें। नॉट ऑल साइकोलॉजिस्ट आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेंड टू हैंडल पेशेंट्स इन दैट वे। सो बेसिकली साइकेट्रिस्ट आर दी पीपल हु आर जो इसके लिए ऑथराइज्ड और ट्रेंड हैं, जो आपके ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। बाकी पेशेंट जैसे मैंने बताया अपने यहाँ साइकेट्रिस्ट के पास लास्ट आते हैं, बिकॉज एक टैबू है कि साइकेट्रिस्ट के पास आना। एक तो जो पेशेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स का रिस्पॉन्स है, हमारा दिमाग थोड़ी ख़राब है कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, दैट इज़ द जनरल थिंकिंग। सो एक चीज़ ये रहता है, तो साइकेट्रिस्ट के पास अगर हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत अवेयर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जाके साइकेट्रिस्ट को दिखा लो। तो उनका जनरल फीडबैक ये है कि हमारे पेशेंट्स का पहला रिस्पॉन्स ये रहता है कि सर उनको क्यों, नहीं हमको तो सिर्फ नींद की प्रॉब्लम है, आप हमको साइकेट्रिस्ट के पास भेज रहे हो। So they get offended. Patients get offended when they are suggested to go to a psychiatrist. So this is a normal response which most of the patients have. I won't say everybody has that, but most of the patients have that kind of a response. So ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, but things are changing. बहुत अच्छी बात सर आपने बोली। जो टैबू है कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँगा, तो मैं ये मैसेज दूंगा मेरे ऑडियंस को कि ये मत सोचिए कि साइकेट्रिस्ट एक पागलों का डॉक्टर है। सर ने जैसा बताया, साइकेट्रिस्ट आपकी इमोशनल वेलबींग को प्लान करने का काम करता है। अगर आप इस अप्रोच से साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिसिन। जी, एक और गलत धारणा है मेडिसिन लेने के बारे में कि ये हैबिट फॉर्मिंग है, ये चालू होंगी तो मुझे जिंदगी भर खाना पड़ेगा। जी जी, क्या ऐसा है? देखिए, पहली बात तो एक शब्द, एक वर्ड में आपकी बात को का जवाब दूं तो नो। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि एक बार दवाइयाँ चालू होंगी तो इनको ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। एक धारणा ये है कि साइकेट्रिक मेडिसिन मतलब नींद की गोलियाँ जी, एक धारणा ये है। ये भी एक बहुत गलत धारणा है, बिकॉज साइकेट्रिक मेडिकेशंस जो हैं अपने आप में, साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस की पूरी किताबें हैं। इतनी सारी साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं जो कि बहुत स्पेसिफाइड मेडिकेशंस हैं, दवाइयाँ हैं जो सिम्टम्स के लिए होती हैं, जो डिजीज़ेस के लिए होती हैं, जो इलनेसेस के लिए होती हैं, जो दिमाग के अंदर जो केमिकल चेंजेस गड़बड़ हो गए हैं उनके लिए होती हैं, उनको ठीक करने के लिए होती हैं। वो नींद लाने की दवाइयाँ नहीं हैं। नींद आना कई साइकेट्रिक मेडिकेशंस का एक साइड इफ़ेक्ट है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो दिमाग के अंदर के केमिकल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से इंसान को नींद इंड्यूस होती है। और एक बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन में अगर देना चाहूँ जनरल पब्लिक को, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आपका दिमाग रिलैक्स होता है तो आपका शरीर भी रिलैक्स होता है उसके रिस्पॉन्स में, तो इसलिए आपका शरीर शिथिल होता है और आपको नींद आती है। और
इस वजह से साइकेट्रिक मेडिकेशन खाने के बाद इंसान को नींद आती है। ये वैसा ही है जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक्स खाने के बाद, सर्दी की दवाइयाँ खाने के बाद इंसान को नींद आती है, उसी प्रकार से इन दवाइयों के बाद भी जो है इंसान को एक साइड इफेक्ट के रूप में नींद आती है, जो कि जनरली कुछ दिनों तक रहती है, शुरू के कुछ दिनों में रहती है, और उसके बाद ज़्यादातर मेडिसिन जो हैं उनसे उनके इस नींद वाले इफेक्ट का से बॉडी टॉलरेंट हो जाती है, तो उसके बाद ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती है। और दूसरा, डोज एडजस्टमेंट्स भी किया जाता है जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहे, क्योंकि हमारा एम ये नहीं रहता। जैसे मैंने बताया, एज ए साइकेट्रिस्ट मेरा एम ये रहेगा कि मैं आपको आपकी इमोशनल वेलबींग जो है उसको सुधारूं और आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दूं। मेरा एम ये नहीं रहेगा कि मैं आपको सुला के रखूं दिन भर, ठीक है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि मान के चलिए दिन भर सवेरे से शाम तक काम करने वाले थे, आप ऑफिस में वर्क करते थे, मैं चाहूँगा कि आप अपनी उस लाइफ में वापस लौटें, ठीक है। आप ऐसे इंसान थे जो सवेरे उठ के 5 बजे जो है वो खेलने जाते थे, 2 घंटा खेलते थे, उसके बाद ऑफिस जाते थे, उसके बाद शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ 2 घंटा जाते थे, वहाँ पे आप उनके साथ हैंग आउट करते थे। तो मैं चाहूँगा आप अपनी उस लाइफ में वापस लौटें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर के वापस वहीं आए जो पहले थी। मैं ये नहीं चाहूँगा कि अगर आप इस समय डिप्रेशन में हैं तो आप मेरी गोली खा के सोते रहें दिन भर, वो इम्प्रूवमेंट नहीं कहलाता, ठीक है ना। वो मैं भी समझता हूँ, एज ए साइकेट्रिस्ट मैं भी समझता हूँ, और मेरा कभी ये एम नहीं रहता। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि मेरी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स में नींद एक साइड इफ़ेक्ट है, और मुझे भी इस बात की अवेयरनेस है कि मैं उस पेशेंट के हिसाब से उस दवाई को एडजस्ट करूँ, टाइट्रेट करूँ। ये हर साइकेट्रिस्ट समझता है। और आप मानिए इस बात को कि आजकल जो दवाइयाँ आ गई हैं वो दवाइयाँ इतनी स्पेसिफिक हैं कि हम चूज़ कर सकते हैं, उस इंसान के सिम्टम के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इस इंसान में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्टेड होगा, और उस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर को टारगेट करने के लिए हमको कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम ना छेड़ें जिससे दूसरे कोई और साइड इफेक्ट्स ना आए। हम इस प्रकार से मेडिसिन को चूज करके हम उस पेशेंट को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं विद लेसर अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट्स। ट्रू सर। काउंसलिंग का क्या बेनिफिट हो सकता है मेंटल इलनेसेस को ठीक करने में? जी, क्या बेनिफिट है और क्या लिमिटेशंस है, मैं दोनों जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, साइकेट्रिस्ट जो है वो ही इज नॉट एबल टू गिव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पेशेंट अलोन। ट्रू। मैंने पहले ही इस बात को बताया कि साइकेट्रिस्ट इज ऑथोराइज टू ट्रीट अ पेशेंट, एंड साइकेट्रिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट को प्लान करता है, ठीक है। साइकेट्रिस्ट मेडिकल एस्पेक्ट को टेक केयर करता है, और वो एक टीम को यूज करता है पेशेंट को फाइनली जो एम रहता है, ना सिर्फ उसकी बीमारी ठीक करना बल्कि उसको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस देना, ये एम रहता है। तो ये करने के लिए उसको एक टीम की जरूरत पड़ती है, और इसी टीम में एक साइकोलॉजिस्ट भी इंक्लूडेड रहता है। अब साइकोलॉजिस्ट का जो रोल रहता है वो ये रहता है कि पेशेंट की जो डिसफंक्शनल थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस जो उसके डिसफंक्शनल हो गई है बीमारी की वजह से, उसकी लाइफ की सिचुएशंस की वजह से, या कई बार उसकी पर्सनालिटी में ऐसी कुछ बातें रहती हैं जिसकी वजह से उसकी थॉट प्रोसेस उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी लाइफ में उसके जो इवेंट्स हुए हैं, उस पर्टिकुलर उसकी जो जीवन में उस समय जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए उसकी पर्सनालिटी फैक्टर्स केपेबल नहीं है। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंट टाइप से रिस्पॉन्स दे रही है, इसलिए वो बीमारी में जा रहे हैं। तो उसके डिसफंक्शनल थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना, उस पेशेंट के साथ एनालाइज करना, और उसको चेंज करने के लिए उस पेशेंट को सजेशंस देना, और उसके लिए उसको मोटिवेट करना, ये काम एक साइकोलॉजिस्ट का होता है। इसमें भी बहुत ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखने की है, जो एक जनरल कई बार जो साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो कई बार भूल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, साइकोलॉजिस्ट भी कई बार ये भूल जाते हैं कि हमें यहाँ
पेशेंट को मोटिवेट करना है चेंज करने के लिए। हमें यहाँ उसको वही इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं चेंज करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उसके घर वाले देते रहे हैं। हम उसको ही नहीं बोल सकते तुम ये करो तुम वो करो। हमको उस पेशेंट के साथ बैठ के हमको उसकी लाइफ में, देखिए मैं कोई नहीं होता हूँ, अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं कोई नहीं होता हूँ कि मैं सामने वाले को बोलूँ कि वो अपना जीवन कैसे जिए। ये उसका अधिकार है कि वो अपना जीवन कैसे जीना चाहता है। मुझे उसके साथ बैठ के उस एनालाइज करना है कि अगर वो अपना जीवन ऐसे जीता है तो उसको क्या तकलीफ होती है, और ये तकलीफ ना हो उसके लिए वो अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, और फिर जो परिवर्तन ला सकता है वो लाना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये करना उसका खुद की चॉइस है। मैं उसके ऊपर जजमेंट नहीं कर सकता। आई कैनॉट एक्ट एज ए गॉड फॉर हिम कि तुम ये करो तुम वो करो। तो ये काम अगर साइकोलॉजिस्ट करता है तो वो ही इज नॉट अ गुड साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट शुड एनालाइज विद द पेशेंट एंड motivate him to make changes according to what they both analyze together। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। मैं अक्सर अपने काउंसलिंग सेशन में पेशेंट्स को बोलता हूँ कि मेरा काम आपको समझाना नहीं है, मेरा काम आपको समझना है। बिल्कुल। और उस समझते हुए जी, आपकी प्रॉब्लम आपके पास है, सोल्यूशन भी आपके पास है। बिल्कुल सही बात। बट आप सोल्यूशन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आई थिंक इमोशनल वेलबींग की जो प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक ये वैसा है कि हम सब मिल के वो व्यक्ति वो सोल्यूशन तक पहुंच सके। आई थिंक दिस शुड बी आवर अप्रोच, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात भाई। सॉल्यूशन जो है, देखिए कोई भी जीवन में, जीवन इज जिसको बोलते हैं ना कि लाइफ इज नॉट मैथ्स। हाँ, लाइफ इज नॉट मैथ्स। हियर 2+2 इज नॉट 4। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम। My approach to this problem, to solving this problem is maybe this, and this is not working right now. But there are n number of other solutions which, because of my mood state, I am not able to see. So as a psychologist का ये काम है कि वो मेरे साथ बैठ के इस प्रॉब्लम के बाकी सॉल्यूशंस भी मुझे दिखाए, और फिर मुझे चूज करने दे कि मुझे इन बाकी सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो मुझे ये नहीं बोल सकता तुम ये सॉल्यूशन गलत कर रहे हो, तुम ये वाला करो। ट्रू, इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, ही कैन नॉट एक्ट एज गॉड। ये मेरी चॉइस है, मेरी जिंदगी है, मेरे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मेरा राइट है। अभी जिस तरीके से मैं करता आ रहा हूँ उस तरीके से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। ठीक है, सो लाइफ इज नॉट मैथ्स की एक चीज का एक ही सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक चीज के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट उन सॉल्यूशन को उस इंसान के साथ बैठ के सामने रखता है उसके, ये सॉल्यूशन अब चूज उसको करना है। सर, वी आर नियरिंग टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, और जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो बहुत अच्छे से पूरा हुआ है। बचपन से सुनते हुए आए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। क्या ये चीज़ मेंटल और इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम में भी लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है। और अगर है तो क्या प्रिवेंशंस लिए जाएं कि वो स्थिति ही डेवलप ना हो? जी सी, एज यू राइटली सेड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो मेंटल हेल्थ में भी ये अप्लाई वैसे ही होता है जैसे मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, दिमाग शरीर से अलग थोड़ी है। जैसे शरीर के ऊपर अप्लाई जो चीजें होती है वो दिमाग के ऊपर अप्लाई होती है। जिस दिन इस सिंपल लॉजिक को लोग समझने लगेंगे उस दिन आई थिंक मेंटल हेल्थ के साथ टैबू हट जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इस चीज को समझाने की जरूरत है कि दिमाग शरीर से अलग नहीं। तो आप शरीर के लिए जब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो दिमाग के लिए भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ अब व्हाट इज प्रिवेंटिव फॉर द माइंड, फॉर द इमोशंस? सी, if you make yourself emotionally strong, there are two things. आप ये चीज मान के चलिए कि मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन का थ्रेशोल्ड अगर ये है, ठीक है, यहां तक अगर स्ट्रेस आ गया तो मैं मानसिक रूप से बीमार हो जाऊंगा। तो अब दो चीज हो सकती है, ठीक है, या तो मैं इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दूं, ठीक है, और या मैं इस स्ट्रेस को उतना ना बढ़ने दूं जितना मेरा थ्रेशोल्ड है।
दोनों अप्रोचेस पॉसिबल, दोनों अप्रोचेस पॉसिबल। okay. या तो ये स्ट्रेस जो आता है, ये स्ट्रेस कभी इस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचे कि वो बीमारी में कन्वर्ट हो, और या अगर ये स्ट्रेस इतना बढ़ता ही है तो मैं अपने थ्रेशोल्ड को बढ़ा दूं कि स्ट्रेस इतना बढ़ेगा लेकिन मेरे थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचेगा, मेरा थ्रेशोल्ड ऊपर होगा, अब मैं बीमारी में नहीं जाऊंगा। बेसिक अप्रोच, ठीक है, ये हमें करना है। अब इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे करना है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कैसे करना है, ठीक है। अब जहां तक स्ट्रेस कम करने की बात है कि हमारे जीवन में स्ट्रेस इतना बढ़े ही नहीं कि हमारे थ्रेशोल्ड तक पहुंचे, ठीक है, तो ये चीजें हमारे आसपास के वातावरण में हमारे सपोर्ट सिस्टम से होती हैं। एग्जैक्टली, ओके, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ अगर तनाव कम रहेगा, हमें बचपन से कैसे बड़ा किया गया है, हमारा फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारा सोसाइटी सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ठीक है, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम क्या काम करते हैं, हमारे ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो सारी चीज़ें हमारे स्ट्रेस लेवल को डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक प्रिवेंटिव ये कह लीजिए कि काम करती हैं कि वो अगर वहाँ स्ट्रेस कम रहेगा तो हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो हेल्दी रहेगी, हम कभी मेंटल इलनेस में नहीं जाएंगे, मेंटल इलनेस हमको नहीं होगी। तो वहाँ अगर स्ट्रेस कम रहता है तो दैट इज़ कि हमारे लाइफ में वो स्ट्रेसर्स कम है। ओके, एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा, थ्रेशोल्ड इंक्रीज करने की बात जो हम कहते हैं कि मतलब कि हम तनाव आए भी तो हम झेल लेते हैं, हमारा तनाव जो है वो हमको फिट नहीं करता। वो तब हो सकता है कि जब हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने ऊपर वर्क करें। ये तो सारी चीज़ें, तनाव तो देखिए एक बाहरी चीज़ है जिसके ऊपर कई बार हमारा कंट्रोल नहीं रहता, मैक्सिमम टाइम हमारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। हमारे भारतवर्ष में एक अच्छी बात यह है कि हमारे भारतवर्ष में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा ये कह सकते हैं इतने सालों से जो हमारा कल्चरल सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे सोशल सपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से मनोरोग जो है वो बाकी विश्व के मुकाबले, वेस्टर्न उसके मुकाबले काफ़ी कम हैं। इम्प्रूवमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं पेशेंट्स को। इवन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को अगर कोई क्रॉनिक साइकोटिक इलनेस हो गई या स्किज़ोफ्रेनिया हो गया क्रॉनिक, तो पेशेंट को मेंटल असाइलम में जीवन भर के लिए डाल दिया जाता है जैसे वेस्ट में करते हैं। यहाँ पेशेंट को घर में रख के केयर दी जाती है, इसलिए पेशेंट्स इम्प्रूव भी होते हैं। बहुत सारे पेशेंट फंक्शनल हो जाते हैं वापस बहुत अच्छे से, कई ठीक है पूरी तरह नहीं होते लेकिन मे बी कई 50-60% तक फंक्शनल हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ऐसे पेशेंट्स में। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि सोशल यानी सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। जहाँ तक अपने ऊपर वर्क करने की बात है, अगर इंसान अपने आप को मेंटली और इमोशनली उतना स्ट्रॉन्ग करता है तो उसके ऊपर तनाव का उतना असर नहीं होता है, यानी आप अपना थ्रेशोल्ड डिक्रीज कर लेते हो। वो तब हो पाता है जब जैसे कि आप इस तरह की चीज़ें करते हो, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, अपने आप को ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जिससे कि आपका दिमाग रिलैक्स होता है, ठीक है ना। योगा मेडिटेशन तो अपने यहाँ ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कल्चर ने हमको दिया है, हमारे कल्चर ने दिया। इसके अलावा जो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस देता हूँ, कई बार हर किसी को योगा मेडिटेशन पसंद नहीं आता क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो इन चीज़ों में, ठीक है, बहुत लोग इन्वॉल्व भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको एज अ फिटनेस देखते हैं। दे डू नॉट गो अबाउट इन अ जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल मैनर, या फिर आप इसको उस होलिस्टिक वे में नहीं देखते वो एज जस्ट योगा, मतलब कि उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज। तो मैं उस वे में योगा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन स्पिरिचुअल मैनर, जिससे कि आप इसमें आप थोड़ा सा अपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन के थ्रेशोल्ड को आप इंक्रीज कर लेते हैं, इमोशनल थ्रेशोल्ड को आप इम्प्रूव करते हैं, तो मैं उस वे में देख रहा हूँ। हर किसी को नहीं पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि आप योगा और मेडिटेशन ही करें। आपको अपनी लाइफस्टाइल में ये बदलाव करना है कि आप रोज़ कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर कोई ऐसी चीज़ में डिवोट करें जो कि आप जो है एंजॉय करते हैं करना। दैट इज वेरी जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है। आई थिंक इन द प्रेजेंट टाइम दिस इज कंप्लीटली मिसिंग। दिस इज एब्सोल्युटली मिसिंग। काम के पीछे इतने पागल हैं कि हम सुबह 8 बजे से लेके रात 9 बजे तक इंसान सिवाय काम के और स्ट्रेस के और कुछ नहीं झेलता है,
ठीक है, रात में आप सुबह उठते हैं 8 बजे काम पे जाइए, उसके बाद रात में 9 बजे आइए एंड देन यू क्रैश आउट। आप उसके बाद सवेरे उठ के फिर उसी ग्राइंड में लग जाते हैं। दिस इज द नॉर्मल रूटीन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि किसी जॉब में है या कुछ में है। सो दिस डज नॉट गिव देम टाइम टू रिलैक्स, उनका ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता। सो आपको हाफ एन आवर टू 1 आवर रोज किसी ऐसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना है जो कि आपके दिमाग को रिलैक्स करती है, एंड इट शुड बी समथिंग विच इज हेल्दी, ओनली रिक्वायरमेंट। हाँ ठीक है, इट शुड नॉट बी समथिंग अनहेल्दी। यानी ये नहीं कि डॉक्टर साहब मेरे को रोज शाम को 2 पैक लेके बैठना पड़ा, तो दैट इज नॉट अलाउड। That is not allowed. Okay, so it could be something as simple as listening to music, it could be something as simple as reading a book, and it could be as simple as just going for a walk. So something which you really enjoy doing, हॉबी बोल सकते हैं हम अपनी, a hobby, है ना। तो आपको आधे से 1 घंटा उस चीज में डेली बेसिस में इंडल्ज होना है, एंड दैट शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। आपको स्ट्रेस जो है वो छू नहीं सकता। वेरी वेरी ठीक है, सो यू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड योर थ्रेशोल्ड फॉर मेंटल इलनेसेस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, है ना। तो वो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने का, हमने सारे एस्पेक्ट कवर करे, राइट फ्रॉम एक्नॉलेजिंग टू प्रिवेंशन एंड टू सॉल्यूशन, राइट। और ये इंटरव्यू मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर व्यक्ति देखे, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ों को अच्छे से समझेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं तो एक्नॉलेज नहीं करेंगे, और जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक इसके सल्यूशन की तरफ हम जाएंगे नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। Thanks a lot. Thank you so much. It has been a pleasure talking to you, and I hope the message goes across to all the audience which views this interview. And it has been such a nice talking to you. It has been very nice, and it has been enlightening even for me. Thank you to talk about this topic. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks a lot.